जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भैया, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज। अब आप कहोगे कि सर इंडियन पॉलिटी की सीरीज तो आप पहले भी करा चुके हो। देखो भैया, वो जो सीरीज थी ना, वो थोड़ी सी आपकी मेंस के हिसाब से ज्यादा थी। MCQ सीरीज तो वो भी थी, लेकिन उसमें कंसेप्ट के बारे में बात हम लोग ज्यादा कर रहे थे। अब आपको जैसा कि पता है भैया, अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, और आधा खत्म भी हो चुका है। और साथ ही साथ में अब आपका 27 अक्टूबर को यूपी PCS का पेपर है, प्री का पेपर आ रहा है, फिर RO का भी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में भी आपके पास में एक मेन एग्जाम और है, वो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO, ठीक है। तो इनमें जो पॉलिटी आती है ना, वो फैक्चुअल आएगी आपके लिए, ठीक है। मतलब कंसेप्चुअल भी होंगे, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्स के प्री को नजर में रखते हुए इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है ना, मैं स्टार्ट करवाऊं। और ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए, आपका यूपी PCS भी हो गया, RO BEO और इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO। तो सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा, बढ़िया से आपको समझ में आएगा, पॉलिटी के सारे फैक्ट जो हैं क्लियर होंगे। चलो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है, which of the following countries has the lengthiest of all the written constitution of the world। मतलब क्या है भैया, जितने भी वर्ल्ड में अलग अलग देशों के संविधान है ना, सबसे लंबा संविधान किसका है, सबसे लंबा। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है। तो जो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे भारत का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, भारत, इंडिया, ठीक है। अब इसके देखो रीजन जो आप काफी सारे बता सकते हो। पहली चीज तो भैया, भारत का जो एरिया है वो भी काफी बड़ा है। उसके साथ में भारत में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये प्री में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक सेकंड समझ लो, ठीक है। फिर आपका अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म मानने वाले, अलग अलग कल्चर, जनजातीय लोग, तो इन सब को एक साथ मिलाने के लिए ना संविधान में बहुत सारे प्रावधान करे गए थे, ठीक है, इसीलिए लंबा है। उसके बाद में आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें जो लॉयर लोग थे उन्होंने ज्यादा संविधान में योगदान दिया, इस वजह से आप समझिए कि लंबा हो गया। फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसकी वजह से भी, क्योंकि इससे भी हमने काफी सारी चीजें ली अपने संविधान में, और ये भी काफी बड़ा था, इसलिए संविधान भी बड़ा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो है सही मैच नहीं है। आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही है। तो देखो, जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ये बिल्कुल सही है, 19 से 22 है। फिर समानता का अधिकार, ये भी सही, 14 से 18, इक्वालिटी वाला। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 32, ये भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो गलत है ना, वो है आपका डी वाला। करेक्ट आंसर होगा डी वाला। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 26-27 में नहीं दे रखा है, ये है आपका 23 और 24 में, ठीक है। इसमें 23 और 24 में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर भैया आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। मतलब गोला जो है, कौन सा भरोगे, गोला आपको भरना होगा, डी वाला भरना होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है, जो आपका भैया मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से, मतलब सब इकट्ठा जो है, किसके प्रति जो है उत्तरदायी है, ठीक। पहली चीज तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसमें बता दिया गया। लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, जो आपके मंत्री जी होंगे, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका आर्टिकल 75, डी वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया डी वाला। ध्यान रखना, ये जो फैक्ट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है। इसमें बात हो रहा है जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो दल बदल कानून है, ये बोला जा रहा है कौन से आपके अनुसूची में है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है। तो ये है आपका 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल में, ठीक है, 10वीं। इसको संविधान में संशोधन करके 1985 में, 1985 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो, हमारे पास में कुछ भैया फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक, मौलिक कर्तव्य भी है। तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये है आपका
पब्लिक जो इलेक्शन होते, जैसे भी आपने देखा होगा 2024 में चुनाव हुआ, ठीक, लोकसभा का लेके, जिसमें भैया प्रधानमंत्री मोदी जी बने, सीटें थोड़ी कम आई बीजेपी को। तो जो चुनाव होता है इसमें जो वोट देने का जो आपका ड्यूटी है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे चुनाव जो है फ्राइडे को पड़ा कहीं पे, तो सैटरडे संडे को क्या है, छुट्टी है, तो बहुत लोग जो है ना वो वोटिंग करते नहीं है। वो क्या करते हैं, ये 3 दिन का वीकेंड बनाते हैं और चले जाते हैं घूमने पहाड़ों पे, ठीक है। जैसे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ये कॉर्पोरेट आपके शहरों में से, बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, ठीक है। लेकिन अगर ये होता मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, तो वोट देना पड़ता, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, बोले जरा जो आपकी 9वीं अनुसूची है ना, 9th शेड्यूल, ये किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया? तो देखो जो 9th शेड्यूल है, ये एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे संविधान का पहला संशोधन था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला ही संशोधन की मैं बात कर रहा हूं, कब हुआ था? 1951 में। तो पहले संशोधन से हमने क्या ही जोड़ा संविधान में? वो जोड़ा था 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, ठीक है। और किस कौन, और भैया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अब देखो मान लो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है देश के, उपराष्ट्रपति, उनको अगर हमें हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाना पड़ेगा, प्रस्ताव आप कहाँ पे लेके आओगे? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है ना, वो सिर्फ राज्यसभा में आप ला सकते हो। कहाँ पे? राज्यसभा में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? डी वाला हो गया, ओनली इन राज्यसभा, ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? पार्लियामेंट पास्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट इन विच ईयर? तो ये पास करा था आपके 1985 में, ठीक। इसका काम क्या है, जो भैया आपके सर्विस में जो लोग हैं, आपके अधिकारी हो गए, उनकी सर्विस को लेके कोई विवाद हो तो इसमें इसमें जाएंगे, ठीक है। जैसे पूजा खेड़कर की सर्विस को लेके भी आपने सुना होगा कि विवाद था, तो कहाँ इन्हीं सब में जाना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से वही आर्टिकल 75 की बात हो गई। यही मंत्रिपरिषद किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी? तो वो आपके लोकसभा को लेके, तो पहले बताया वो फिर से रिपीट, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 1946 में आपको पता होगा अंतरिम सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो आपका भैया जो कार्यपालिका काम करना था। तो जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे उसके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना। अब आप कहोगे अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? देश की बात नहीं हो रही है, जो 1946 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो थे वो होते थे आपके वाइस रॉय होते थे, ठीक है, जो उस समय पे वाइस रॉय थे, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें बोला जरा मान लो कहीं पंचायत है, उसको हमने भंग कर दिया, विघटित कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो फिर चुनाव करवाना है, कितने समय के अंदर चुनाव करवाना है? वो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है, ठीक है, मतलब ये जरूरी है, 6 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भैया आपको तो पता ही है, बजट बनता है, बजट तैयार होता है, काम क्या होता है बजट का? बजट में देखो 2 चीज बताई जाती है, सरकार को कहाँ कहाँ से जो पैसा है ना, कहाँ कहाँ से आना है, ठीक, और सरकार का पैसा कहाँ कहाँ पे खर्चा होना है, ये बताता है बजट, ठीक। और कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? तो ये बनाता है आपके आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। इसमें बोला जाए सबसे बड़ी भैया संसदीय समिति, पार्लियामेंट की कमेटी कौन सी है? तो ये है आपकी कमेटी ऑन एस्टीमेट्स, बी, ठीक है, एस्टीमेट वाली जो समिति है ना, वो बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब हमारे पास में भैया सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट है, फिर हर जिले में कोर्ट होते हैं, कचहरी होती है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अभी उनका नंबर फिक्स है, अभी कितने जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, अब कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन मान लो सपोज करो हमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना उनको बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में जो बहुत सारे केस हैं, जो कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इस वजह से भैया और आगे न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो जजेस का नंबर बढ़ाना है। तो कौन बढ़ाएगा जज का नंबर? तो ये बढ़ाता है आपका संसद, पार्लियामेंट ही बढ़ाएगी, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर संख्या बढ़ानी है, कौन बढ़ाएगा? वो आपका संसद बढ़ाएगी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। देखो भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया, 2015 में बना था नीति आयोग। बोला जा रहा है कि भैया उसकी किस नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की थी, ठीक। तो देखो हमारे देश में आजादी के बाद में से ही था योजना आयोग, कौन सा? प्लानिंग कमीशन। इसका काम क्या था? जो पंचवर्षीय योजना थी ना, 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान बनाता था कि हर 5 साल में सरकार को कैसे काम करना, सरकार का कैसे टारगेट होगा।
फिर 2014 में आपको पता होगा बीजेपी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन्होंने बोला हम योजना आयोग को क्या कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं, इसकी जगह पे लेके आ रहे हैं नीति आयोग आया था, ठीक है, इसकी जगह पे कौन सा आ गया था, नीति आयोग, तो ये ध्यान रखिए। तो आप समझो, अब आपने देखा होगा ना जो पंचवर्षीय योजना है ना, अब हमारे देश में नहीं है। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 2012 से 2017 तक था, उसके बाद में जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो भैया पंचवर्षीय योजना भी नहीं रही, ठीक है। तो इतना ही हम लोग भैया इस वीडियो में रखते हैं, और वीडियो आगे से जो सीरीज है ना इसको अच्छे से फॉलो करिएगा, आपको बढ़िया से पॉलिटी जो है समझ में आएगी, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि देखो वह क्या ना, प्री के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करके जाने ही पड़ेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये सीरीज जो है एकदम टॉप 500 MCQ की, इसको अच्छे से आप लोग फॉलो करोगे तो आपका फैक्ट और जो कंसेप्ट है ना, मैं आपको देखो कंसेप्ट भी बताता हूँ, मैं ज्यादातर फोकस कंसेप्ट पे करता हूँ, ठीक है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो फैक्ट भी आपको पता लग रहा है, और साथ ही साथ में कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो फैक्ट जब कंसेप्ट समझते हो ना तो फैक्ट ज्यादा समय तक याद रहता है, ये देखा गया है, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करो, और एंड में मैं ये आपको बता दूं कि हमारा यूपीपीसीए 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, एक जगह पे कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार।